हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 10th चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। इसके बाद लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए गए थे। आज उसी एक्सरसाइज को आगे करेंगे और उसमें कुछ और क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे। ओके तो बच्चों, लास्ट सेशन का हमारा लास्ट 7 क्वेश्चन हमने देखे थे। 7th क्वेश्चन था आपका व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं आपके? जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होती हैं। किसके लिए? अटैक करवाने के लिए। और इसके केस में आपने क्या देखा था? NO2 ग्रुप देखा था, जो कि आपका 2 तरह से क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, या हम क्या बोलते हैं, 2 साइट इसकी ओपन रहती हैं अटैक के लिए, जिसमें आपका एक साइड में ऑक्सीजन के साथ आपका क्या होता है, अगर ग्रुप अटैक करेगा ऑक्सीजन की साइड से, यहां से अगर अटैक होगा तो इसको क्या कहते हैं? एल्किल नाइट्राइट आपका कहा जाता है। और वहीं अगर आपका N से अटैक होगा, ठीक है, यहाँ से अगर नाइट्रोजन पर अटैक होगा तो आपके क्या बनते हैं? नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं। ओके, तो ये हो गया था एल्किल नाइट्राइड्स, और ये आपका हो गया नाइट्रो एल्केन्स। ओके, और न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब आपका क्या है कि वो अपने आप में कैसा होगा? आपका निगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियस लविंग जिन्हें हमने कहा था, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ इनका क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, या ये हम कहेंगे कि इनका ये जो अटैक करेंगे तो पॉजिटिव पे करेंगे, तो आर आपका कैसा हो जाता था? पॉजिटिव हो जाता था। ओके, तो इतना हमने इसमें पढ़ लिया था। जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH। ठीक है, तो OH के साथ कौन सा इनमें से आपका फास्टर रिएक्शन देगा? तो SN2 का ऑर्डर आपको पता है कि जो 1 डिग्री होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, 2 डिग्री उनसे कम, और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। जबकि SN1 के केस में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। आपका क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होते हैं वो 3 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इस डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा? RH और NU। क्यों? क्योंकि हम वहां पर क्या पढ़ रहे थे कि जो आपका रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर निर्भर करता है? आपके जो वहां पर RH यानी एल्काइल हैलाइड बन रहा है, यूज हो रहा है रिएक्टेंट में, उसकी कंसंट्रेशन पर, और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन पर। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे कि SN2 जो रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। तो बायमोलिकुलर का मतलब ही क्या होता है? जो 2 क्या बता रहा है कि 2 आपके क्या होंगे? यहाँ पर 2 चीजों पर आपका रेट डिपेंड करेगा, और वो 2 चीजें आपकी क्या है? 2 अभिकारक हैं जो कि उस SN2 रिएक्शन में क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। ओके, तो वो क्या है? एक आपका एल्काइल हैलाइड है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। और इस केस में हम किसकी बात कर रहे हैं? OH की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो लीविंग ग्रुप की जो एबिलिटी होगी उस पर निर्भर करता है। फर्स्ट आपका क्या है? CH3Br और CH3I। ठीक है, in SN2 mechanism the reactivity of halides for the same alkyl group increase in the order। किस तरह से इंक्रीज करता है? F से ज्यादा किसका होगा? RF से ज्यादा आपका होगा RCl की रिएक्टिविटी, RCl से ज्यादा आपकी RBr की होगी, और RBr से ज्यादा किसकी होगी? RI की होगी। जब क्या कह रहे हैं? सेम एल्काइल ग्रुप है, तो सेम एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, CH3 है दोनों के केस में। तो अब डिपेंड किस पर करेगा? हेलोजन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? CH3Br
और CH3I में बताना है आपने कि OH जो है आपका न्यूक्लियोफाइल, उसके लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो चूंकि दोनों जगह एल्काइल ग्रुप तो सेम है, ठीक है, तो डिपेंड किस पर करेगा, आपके हेलाइड वाले पार्ट पर डिपेंड करेगा। और हेलाइड का वैसे हमने ऑर्डर ये आपको बता दिया है। तो अब दोनों की रिएक्टिविटी की बात की जाएगी तो किसकी रिएक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी, CH3I जो होगा वो फास्टर रिएक्शन देगा एज कंपेयर टू CH3Br। ओके, as the size of the ion increases it becomes a better leaving group। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, साइज का मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो चूंकि Br का एटॉमिक नंबर छोटा होता है, ठीक है, I से, I का एटॉमिक नंबर बड़ा होता है, परमाणु क्रमांक, तो I का परमाणु क्रमांक बढ़ गया है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसका क्या बढ़ेगा, परमाणु का क्या साइज भी बढ़ेगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा। और हम ये कहाँ पढ़ रहे थे, जब हमने बोला कि क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, साइज बड़ा होने से बाहरी जो कोश है जहां पर इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली इजेक्ट कराना वहां से, या बाहर निकालना या बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है एज कंपेयर टू जहां क्या होता है, न्यूक्लियस के पास में आपके इलेक्ट्रॉन होता है। तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास में, इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के पास में होगा और उसको इजीली फिर वहां से निकाल नहीं पाएंगे। ओके, देयरफॉर CH3I will react faster than CH3Br in SN2 reaction with OH negative। ओके, तो OH निगेटिव के साथ आपका CH3I जो है वो अच्छी तरह से रिएक्ट करेगा, फास्टर रेट से रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू CH3Br। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट आपका है CH3CCl और CH3Cl। तो ये किस तरह से बनेंगे आपका, पहला है C, इसमें आपके 3 CH3 ग्रुप हैं और एक क्या है, Cl है, और दूसरा आपका क्या है, CH3Cl। ओके, ये आपके दो क्या हैं, अलग अलग कंपाउंड्स, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन आपको पता है ये RX और NU दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। SN2 reaction is directly proportional to one hindrance the SN2 mechanism involves the attack of the nucleophile at the atom bearing the leaving group। ठीक है, अटैक किस पर होगा, जो जिस पर कि आपका लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप किस पर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इसी कार्बन पर होगा, ये आपको पता है। बट इन द केस ऑफ CH3CCl द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एट कार्बन एटम इज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन एटम बियरिंग द लीविंग ग्रुप। क्या कह रहे हैं कि इस वाले केस में आपको पता है कि कार्बन, जो ये वाला कार्बन है आपका, जिस पर आपने क्या कहा कि मैम हमें अटैक कराना है इस कार्बन पर, ठीक है, ये कार्बन हिंडर्ड है, कैसे, क्योंकि ये 1, 2, 3 आपके मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जबकि अगर यहाँ पर दूसरे एटम में इस कार्बन की बात करें जिस पर अटैक होना है, ये हिंडर्ड नहीं है या लेस हिंडर्ड है एज कंपेयर टू दिस, जहां पर सिर्फ H आपके जुड़ रहे हैं, बल्कि ग्रुप वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो फिर क्या होगा आपका, On the other hand, there are no bulky substituent on the carbon atom bearing the leaving group in CH3Cl. Okay, तो दूसरे वाले में नहीं है, hence CH3Cl reacts faster than CH3CCl in SN2 reaction with OH negative। तो क्या समझते हैं यहाँ से कि जो आपका लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड कौन सा कार्बन है, ये वाला क्लोरोमीथेन आप इसको बोलेंगे, या मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। ओके, ये आपका लेस हिंडर्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा बल्की ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। जो आपका कार्बन एटम है जिस पर अटैक होना है, जिस पर एरो हमने लगाया है, वो Cl से जुड़ा हुआ है आपका, जिस पर अटैक होना है वो सिर्फ 3 साइड से आपके हाइड्रोजन से जुड़ा है। ओके, किसी भी प्रकार का बल्की ग्रुप वहां पर नहीं है, तो अटैक कराना क्या होगा, इजी होगा। वहीं पहले वाला जो केस है आपका CH3CCl वाला, ठीक है, उसमें आप क्या कह रहे हैं कि जो कार्बन है वो 3 साइड से आपके मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिस कार्बन पर अटैक कराना है वो बल्की सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है चूंकि, तो उस पर अटैक कराना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि हम सिर्फ 2 को कंपेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों की तुलना में आपका जो मिथाइल क्लोराइड होगा
या ये वाला होगा CH3Cl, तो वो क्या होगा आपका फास्टर रिएक्ट करेगा किससे, OH निगेटिव, जो कि आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। Give the IUPAC names of the following compounds. Okay, give the IUPAC name of the following compound. आपको कंपाउंड दिया गया है और उसका आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका CH3CHCl CHBr CH3। तो ये आपका कंपाउंड है, इसका आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। और जब आपको इस तरह से कंपाउंड दिया जाएगा तो आप उसको पहले क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। ठीक है, तो आपको कितने कार्बन की चेन दिख रही है यहाँ पे, जो जो चीज आपकी ब्रैकेट में होती है उसको आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो आपकी कार्बन चेन है उसके साथ क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जिसके बाद वो आ रहा है उस ग्रुप से जोड़ेंगे। जिसके बाद आ रहा है मतलब जैसे ये तो आपकी मेन पेरेंट कार्बन चेन हो गई। ठीक है, ये अब ब्रैकेट में क्या है, Cl है आपका ब्रैकेट में, तो ये किसके बाद आ रहा है, इस CH के बाद आ रहा है, तो यानी इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। और ये Br किसके बाद आ रहा है, इस CH के बाद आ रहा है, तो यानी इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसकी अभी हम स्ट्रक्चर को खोल लेते हैं। पहले CH3 है आपका, फिर CH है, देन CH है, देन CH3 है। ओके, और आपका ये वाला जो अगर हम ये नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4, तो 2 पर आपका क्या है, Cl आ रहा है। ठीक है, और 3 पर आपका क्या आ रहा है, Br आ रहा है। ठीक है, ये आपने बता दिया। अब आप IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग कैसे करेंगे कि जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको आप क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो आपकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि आपका Br कैसे आ रहा है, Br ब्रोमो जो होता है, B उसका पहले आता है क्लोरो के C से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 पर आपका क्या है, ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 पर क्लोरो ग्रुप है, और पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूट आएगा। ओके, और सारे कार्बन आपके सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CHF2 CBr ClF। ओके, तो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ, एक ये कार्बन है, एक ये। ठीक है, तो आप क्या कर ले जाएंगे, स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे। तो पहले आपका है CH, C के साथ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब 2 वैलेंसी कौन पूरी कर रहा है, ये F2 पूरी कर रहा है, तो दोनों आप इसी पर ऐड कर देंगे। ठीक है, F F। ओके, देन आपका क्या है फिर
अगेन कार्बन है, और यहाँ पर कार्बन के साथ आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये तीनों ग्रुप इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, ओके। और हाइड्रोजन कोई नहीं है, सिर्फ ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है। तो आपका 1 2 3 ग्रुप आ जाएंगे। 3 ग्रुप कौन कौन से हैं आपके? एक Br है, एक Cl है और एक F है। ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी नंबरिंग कर लेंगे, तो नंबरिंग वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर Br है तो इसको 1 नंबर देंगे, और ये F है तो इसको 2 नंबर देंगे, ओके। 2 ही कार्बन है आपके, तो क्या हो जाएगा? कितनी चीजें जुड़ रही हैं? 1 पर आपका क्या है? ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, और क्या है 1 पर? क्लोरो भी है, और क्या है 1 पर? फ्लोरो भी है, ठीक है। 1 और आपका फ्लोरो कहाँ है? 2 पर भी है। तो यहां पर क्या लिख लेंगे आप? 1 2 2 ट्राई फ्लोरो। और कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है? इथ आता है, और चूंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन आ जाएगा, इथेन, ओके। तो क्या हो गया आपका यूपीएससी नेम? 1 ब्रोमो, 1 पर आपका ब्रोमो ग्रुप है, 1 क्लोरो, 1 पे ही Cl है, 1 फ्लोरो, 1 पे एक F ग्रुप भी है आपका, तो 1 और 2 पर आपके फिर 2 फ्लोरो ग्रुप है, तो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, क्योंकि 3 हो रहे हैं तो ट्राई यूज करते हैं हम, ट्राई फ्लोरो, और 2 ही कार्बन की चेन है आपकी, तो इथ आएगा, और सिंगल बॉन्डेड है तो एन आ जाएगा, ओके। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है आपका? 9th क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, ओके। द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे आप कहते हैं, वो क्या होता है? कम होता है, किसकी तुलना में? साइक्लोहेक्सिनल क्लोराइड की तुलना में। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके। वेक्टर क्वांटिटी होता है इन क्लोरोबेंजीन, द Cl एटम इज लिंक्ड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या कह रहे हैं कि जो आपका Cl ग्रुप है, किसमें? क्लोरोबेंजीन में। ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, जहां पर आपका Cl है। तो सारे कार्बन आपके क्यों होते हैं? डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो सारे ही कार्बन आपके क्या हो गए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, किसी भी कार्बन से आप यहाँ पर अगर Cl जोड़ लेते हैं तो वो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इस वजह से इन साइक्लोहेक्सिनल क्लोराइड, ठीक है। जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड के केस में आपका जो क्या होगा? Cl एटम है, ये किससे जुड़ रहा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। साइक्लोहेक्सिल ग्रुप होता है सिंपल, और इस पर आपका Cl हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सिल ग्रुप में आपका क्या जुड़ रहा है? Cl जुड़ रहा है, तो वो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा? नाउ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज मोर s कैरेक्टर, ठीक है। ये sp2 है, तो इसके कारण परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर आपने पहले भी कैलकुलेट किया था, टोटल 100 होता है, तो इसके केस में s का कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 33.33% हो जाएगा। जबकि यहाँ sp3 साइक्लोहेक्सिल के केस में, sp3 के केस में कितना आ रहा था? क्योंकि 3 pk है, 1 4 का, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 25% आ रहा है, ठीक है। तो किसके केस में ज्यादा आ रहा है? क्लोरोबेंजीन के केस में ज्यादा आ रहा है आपका s कैरेक्टर का क्या है? जो परसेंटेज है, ओके। सो नाउ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज मोर s कैरेक्टर, इसमें आपका क्या है? ज्यादा s कैरेक्टर होगा देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसकी तुलना में, ओके। क्या कहा हमने? sp3 में आपका कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, जबकि sp2 में कितना आ रहा है? 33.33% के आसपास आ रहा है, ओके। देयरफॉर द फॉर्मर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द लेटर।
तो जो आपका sp2 वाला होगा वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा किसकी तुलना में, sp3 की तुलना में। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CCl बॉन्ड नियर द Cl एटम इज लेस इन क्लोरोबेंजीन देन इन साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। ओके, मोर एवर द R effect of the benzene ring of chlorobenzene decreases the electron density of the CCl bond near the Cl atom। तो क्या हो रहा है आपका क्लोरोबेंजीन में, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है CCl बॉन्ड के आसपास। एज अ रिजल्ट द पोलैरिटी of the CCl bond in chlorobenzene decreases, hence the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl group। तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो रही है और CCl बॉन्ड जो है वो किसमें, क्लोरोबेंजीन में वो डिक्रीज हो रहा है, उसका साइज, ये वाला साइज जो है ये कम हो रहा है, ठीक है, जबकि ये साइज बड़ा है, ठीक है। इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसकी तुलना में, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में। ओके, सेकेंड आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड आपके क्या है, पोलर है, फिर भी क्या हो रहा है, इमिसिबल है वाटर के साथ। ठीक है, टू बी मिसिबल विद वाटर द सोल्यूट वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर। ओके, तो आपका पानी जो है जिसके साथ आपको सोल्यूट को ऐड करना है, उन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिस H2O में आप डाल रहे हैं इसका बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है, ठीक है, और आप जिसको ऐड कर रहे हैं, जो भी सोल्यूट है यहाँ पर, यहाँ इसका बॉन्ड भी क्या करना है, आपको तोड़ना है, और यहाँ इसके साथ इसको बॉन्ड भी फॉर्म कराना है। तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। ओके, अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल एंड सो हेल्ड टुगेदर बाय डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूट यानी जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसमें आपका क्या होगा, डायपोल डायपोल मोमेंट क्या होता है क्योंकि वो वहां पे पोलर बॉन्ड्स, पोलैरिटी आ जाती है ना दोनों पे, आर पे आपका प्लस आता है और एक्स पे नेगेटिव आ जाता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। H2O में जिस बॉन्ड की बात हो रही है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किसके लिए, एल्काइल हैलाइड्स के लिए। या आप कहेंगे कि जो अब एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एल्काइल हैलाइड्स एंड वाटर मॉलिक्यूल इज वीकर। क्या क्या, यही मैंने आपको बताया कि जो एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में नया बॉन्ड बनेगा वो अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जितना वाटर में अपने आप में क्या था, जो बॉन्ड था वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, या आप क्या कहेंगे, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पे। ओके, एल्काइल हैलाइड एंड वाटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो एल्काइल हैलाइड RX के बीच में जो बॉन्ड है और H2O में जो बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ये क्या है, वीकर है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर वीकर है तो ये फॉर्म ही नहीं होगा। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि जो आपके एल्काइल हैलाइड है ये पोलर तो होते हैं, पोलैरिटी इनमें होती है, लेकिन फिर भी ये कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं वाटर में, यानी कि कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अनहाइड्रस कंडीशंस में क्यों बनाया जाता है, ठीक है, तो एनहाइड्रस कंडीशंस में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, आप क्या कह रहे थे कि वहां पर एल्केन दे रहा था। ठीक है, दोबारा आपको एल्काइल ग्रुप वहां से निकल रहा था और एल्केन बना रहा था, इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशंस में क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दे react and gives alkanes because R is act as a base and water has acidic hydrogen, therefore Grignard should be prepared under anhydrous condition. Okay, तो जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज higher melting point and lower solubility than those of ortho and meta isomers discussed. Okay, तो आपका पैरा आइसोमर्स और के बारे में हमने पढ़ा था। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग इफिशियंसी, सॉल्युबिलिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। ओके, तो सॉल्युबिलिटी निर्भर करता है आपका किस पर, डायपोल मोमेंट पे, वहीं पर मेल्टिंग पॉइंट आपका निर्भर करता है पैकिंग एफिशिएंसी पर। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 थीटा, हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर सिमेट्रिकल देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। क्या बताया था हमने, जो आपके पैरा होंगे, पैरा आपका ऐसा बनता है, ठीक है, तो ये पैरा में क्या आती है, सिमेट्री आती है आपकी, और जबकि आपका क्या, जो ऑर्थो बनते हैं वो आपके इस तरह से बनते हैं, जबकि मेटा आपका कैसा बनता है, ये बनता है, ठीक है। ये पैरा हो गया, ये ऑर्थो, ये मेटा, इनमें किसी भी प्रकार की आपको सिमेट्री नहीं दिखती। फॉर दिस रीजन इट फिट्स मोर क्लोजली देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स इन द क्रिस्टल लैटिस, therefore more energy is required to break the crystal lattice of para dichlorobenzene। वहां पर ज्यादा क्या चाहिए होता है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। एज अ रिजल्ट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन ऑर्थो एंड आपका जो मेटा आइसोमर्स है वो। ओके, तो पैरा आपके क्यों होते हैं, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और सॉल्युबिलिटी भी उसी पर निर्भर करेगी। जब आपका बॉन्ड टूटेगा तभी भी कोई चीज क्या होगी, सॉल्युबल होगी या दूसरे से रिएक्ट करेगी, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिस सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, गिव द यूजेस ऑफ फ्रियॉन 12 DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफोर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में कुछ और क्वेश्चंस किए हैं। होपफुली वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप वो क्वेश्चंस अच्छे से कर ले जाएंगे। ओके, इस सेशन में या इस चैप्टर में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है अभी भी, या आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप लोग नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें आप लोग पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।